जी अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि कॉटन क्या है, कॉटन की इंपॉर्टेंस क्या है और कॉटन को सो कैसे करना है, सोइंग कैसे करनी है, किस टाइम पिकिंग करनी है। तो आज हम इंशाल्लाह जो है कॉटन के इंसेक्ट्स के बारे में बताऊंगा आपको, जो कि मेजर इंसेक्ट्स हैं और जिनकी वजह से कॉटन की फील्ड में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, या कहने के लॉसेस के बहुत ज़्यादा चांसेस उन्हीं इंसेक्ट्स की वजह से आते हैं। तो आज हम आपको इंसेक्ट के बारे में बताएंगे, प्लस उनके निशानदेही करना बता दूंगा आपको, और केमिकल के अलावा जो है कल्चरल कंट्रोल जो हम करेंगे बताऊंगा आपको। वो करने से क्या होगा कि आपका जो है कम से कम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने की नीड पड़ेगी, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कॉस्ट बचेगी। तो सबसे पहले इसके जो हैं कुछ सकिंग इंसेक्ट्स हैं, जैसे जैसिड है, एफिड है, वाइट फ्लाई है और थ्रिप्स है। ये इंसेक्ट जो हैं इसके सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, जो कि मोस्टली एग अंडर साइड ऑफ द लीफ करते हैं। लीफ की जो निचली तह होती है उसके नीचे ये जो है एग ले करते हैं, जिसकी वजह से ये जो कह लें कि लीव्स के ऊपर अगर आप देखेंगे, कभी कभार स्कॉटिंग के मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्या होता है लीव की जो अंडर साइड होती है उसकी वेन्स होती हैं, जो लीव की 5-6 वेन्स होती हैं, उसके बिल्कुल साइड से ग्रीन कलर के एग देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जैसिड हो गया, एफिड हो गया, थ्रिप्स हो गया। इसके अलावा इसके मेजर इंसेक्ट जो हैं वर्म्स हैं, अमेरिकन वर्म हो गया, सुंडी जिसे कहते हैं, गुलाबी सुंडी जिसे कहते हैं, पिंक बॉल वर्म हो गया, अमेरिकन हो गया, स्पॉटेड बॉल वर्म हो गया, आर्मी वर्म हो गया। ये इसके मेजर इंसेक्ट्स हैं जो मोस्टली तौर पे देखे जाते हैं और इनसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उसके अलावा इसका रेड कॉटन बग भी होता है, जो कि जब बॉल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं तब आके कॉटन के ऊपर अटैक करता है। उसके बाद आपके जो बॉल्स होते हैं थोड़े से ओपन होने के काबिल बनते हैं, मतलब थोड़े बहुत ओपन होना शुरू हो जाते हैं, तो ये रेड कॉटन बग आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा ब्लैक कलर का, जिसे कॉमन ज़बान में जीत कहते हैं, वो भी इसके अंदर होता है, जिसे हम कहते हैं कॉटन डस्की कॉटन बग। ये भी आपकी जो सीड की वेबिलिटी हो गई या जर्मिनेशन रेट है उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट करता है। अच्छा, इसकी जो है मैनेजमेंट क्या है? इसकी मैनेजमेंट बेसिकली ये है कि सबसे पहले आपको मैं बताऊं कल्चरल कंट्रोल, या कह लें कि आईपीएम के थ्रू जो कंट्रोल इस पे होते हैं। आईपीएम बेसिकली वो है, आईपीएम के ऊपर मैं आपको पूरी एक वीडियो बनाऊंगा जिस पे आपको तफसीली बताऊंगा आईपीएम क्या है। उसके थ्रू ये है कि आपने सबसे पहले तो अगर इंसेक्ट से बचना है, या कह लें कि कम से कम फर्टिलाइज़र यूज़ करना है या बेनिफिट बहुत ज़्यादा हासिल करना है, तो आपने सबसे पहले तो ऐसी सीड की वैरायटी लेनी है रजिस्टर जो हो पाकिस्तान में, या ऐसी रेजिस्टेंट वैरायटी लेनी है जो वर्म्स के अगेंस्ट वर्क करती हो, जिस पे डिजीज़ कम से कम आती हो। ठीक है, ऐसी वैरायटी इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जो आपने ज़मीन की तैयारी बहुत अच्छी करनी है, जिसकी वजह से ये है कि जितनी ज़मीन अच्छी होगी उतना स्ट्रांग आपका प्लांट होगा, जितना स्ट्रांग प्लांट होगा वो उतनी ही इंसेक्ट के अगेंस्ट फाइट करने के काबिल बनेगा। उसके बाद आपने ये करना है कि जो प्लांट ज़मीन को तैयार करते हुए हम देखते हैं कि मोस्टली जो हमारी ज़मीन तैयार हो जाती है उसके अंदर कुछ डिब्रीज पड़ी होती हैं। डिब्रीज का मतलब ये होता है कि प्लांट्स के कुछ पार्ट्स बचे हुए होते हैं, जैसे कोई भी आपने क्रॉप लगाई है उसकी रूट्स उसी के अंदर छोड़ दी और टिलेज करा तो वो दोबारा आ जाती है उसी के ऊपर, तो उसको आपने रिमूव करना है, ज़मीन को बिल्कुल क्लीन करना है। उसके बाद आपने वक्त के साथ साथ, जैसे महीने बाद 1.5 महीने बाद, कॉटन फील्ड एक ऐसी है जिसके अंदर वीड्स बहुत ज़्यादा आती हैं। वीड्स की वजह से वीडसाइड भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स आ रहे हैं आजकल जो वीड्स को ग्रो नहीं होने देते, लेकिन उसकी कॉस्ट से बचने के लिए क्या करना है, आपने वीड्स को कंटिन्यूसली आपने रिमूव करना है। अगर इसको 2 से 3 दफ़ा आपने कंटिन्यूसली सही तरीके से रूट से अगर रिमूव कर दें तो ये दोबारा नहीं आती, क्योंकि मैंने खुद ये प्रोजेक्ट किया हुआ कॉटन के ऊपर। उसके बाद आपने जितने भी इसके अंदर इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, इक्विपमेंट से मुराद के जो फाड़ा इस्तेमाल करना है होइंग के लिए, जो आपने मतलब रंबी इस्तेमाल करनी है, या कोई भी आप बेलचा या कह लें कि कुछ भी अगर आप इसमें इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका क्लीन होना चाहिए। स्टरलाइज तो खैर नहीं होता, लेकिन क्लीन होना चाहिए, ताकि आप किसी दूसरी फील्ड से आ रहे हो ना, तो वो इक्विपमेंट आपने वहाँ भी यूज़ किया हो, वहाँ से यहाँ भी आ रहा हो, तो आपने वो यूज़ नहीं करना, उसको साफ़ करके ही अपनी फील्ड में यूज़ करना है। क्योंकि कुछ फंगस जो ज़मीनी बॉर्न होते हैं, मतलब सॉइल बॉर्न फंगस होते हैं, सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया हो गए, तो ये क्या होते हैं, जब आप किसी दूसरी ज़मीन में आपने अपने होइंग के लिए रंबी इस्तेमाल की या कोई फाड़ा दूसरी जगह पे इस्तेमाल किया, वही आके अपनी कॉटन की फील्ड में इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा,
जो है सॉइल बर्न बैक्टीरिया होगा या सॉइल बर्न फंगस होगा, वो उस इक्विपमेंट से आपकी फील्ड के अंदर मतलब इंसल्ट हो जाएगा, आ जाएगा। उससे क्या नुकसान होगा, जब पौधा आपका बिल्कुल मतलब कह लें कि स्ट्रांग है, लेकिन जब उसकी जड़ों में, जब उसकी रूट्स में आप किसी फंगस को इंट्रोड्यूस करा देंगे, तो जब रूट्स ख़राब होना शुरू होंगी तो ऑटोमेटिकली ये है कि प्लांट आपका वीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपका प्लांट वीक होगा, उससे जाहिर है जो वो इंसेक्ट उसको इजीली डैमेज कर देगा, इजीली उसके ऊपर अटैक कर लेगा। अगर आपका प्लांट स्ट्रांग होगा तो उसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट इजीली कह लें कि डैमेज नहीं कर सकता। उसके बाद आपने ये देखा होगा कि मोस्टली किसान या कह लें कि गाँव में, देहातों में, या कह लें जहाँ पे भी ये फील्ड्स होती हैं, वहाँ पे क्या करते हैं लोग कि जो इसी की बचत है, मतलब जो कॉटन की पिकिंग होने के बाद जो इसके स्टेम रह जाता है या इसकी ब्रांचेस रह जाती हैं, उसको कट करके ज़मीन की बिल्कुल साइडों पे रख देते हैं कि नहीं यार ये ड्राई हो जाएंगी, सूख जाएंगी, तो उसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन उसके अंदर आप ये भी तो देखें ना, जब उनको रख देते हैं साथ, बिल्कुल रख देते हैं, तो जब रखने के ऊपर उनके ऊपर कुछ बॉल्स रह भी जाते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं, जो डैमेज होते हैं, या जिसके अंदर वॉर्म्स के एग्स होते हैं, या कह लें कि उसके असरात होते हैं, या फंगल डिजीज़ के सिम्टम रह जाते हैं, वो आप साइडों पे रख देते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कुछ बताया था कि फंगस एक ऐसी डिजीज़ है जो कई सालों तक बगैर होस्ट के ज़िंदा रह सकती है। फंगस के ऐसे स्पोर्स होते हैं जो कि ईजीली विदाउट होस्ट ज़िंदा रह सकते हैं, किसी भी प्लांट के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं। जैसे ही उनको फेवरेबल, मतलब उनको उनके हिसाब से कंडीशन मिलेगी, पानी मिलेगा, या जिस क्रॉप पे वो डैमेज करते हैं, जिस क्रॉप पे वो असर करते हैं, जैसे ही वो उसको उनके करीब वो क्रॉप नज़र आएगी, वो उस पर आके अटैक करना शुरू कर देंगे और दोबारा अपना प्रोसीजर जारी कर देंगे। तो सबसे पहले आपने ये भी हटाना है कि जो भी कॉटन की बचत है, या कह लें कि उसके जो भी वेस्टेज रुका हुआ है, उसको कॉटन की फील्ड से बहुत दूर ले जाएं। अच्छा, कॉटन की फील्ड से दूर ले जाने के बाद अपने भिंडी की क्रॉप है उससे भी बहुत दूर रखना, क्योंकि ये इंसेक्ट सेम होते हैं जिसकी वजह से आपकी भिंडी को भी डैमेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो भिंडी के ऊपर मोस्टली इंसेक्ट देखा जाता है, मिलीबग देखा जाता है, वर्म देखे जाते हैं। मिलीबग जो है कॉटन से, और कॉटन से भिंडी पे जाता है, और भिंडी की फील्ड भी आपने आसपास नहीं लगानी। अच्छा, आपने उसको दूर लेके जाना है। उसके बाद ऐसी क्रॉप आपने फील्ड कॉटन के साथ नहीं लगानी जिसकी डिजीज़ कॉटन की और उस क्रॉप की सेम हो। जैसे आपको मैं बताऊं कि भिंडी की जो वर्म्स हैं, या कह लें कि इसके मिलीबग है, वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से आपकी कॉटन में बहुत ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट इस पर ईजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने स्कॉटिंग करनी है। स्कॉटिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि जो भी इन्फेक्टेड बॉल हैं या इन्फेक्टेड कोई कॉटन की लिट है, आपने उसको उठाना है और दूर कहीं जाके उसको या तो मिट्टी के अंदर डाल देना है, या उसको आग लगा देनी है, ऐसे नहीं फेंकना, ठीक है। उसके अंदर वर्म्स होते हैं, वर्म इजीली आ जाते हैं फील्ड के अंदर, उनको जितने भी वो करें आप, या तो आप उसको किल कर दें, या उसको ज़मीन के अंदर दफना दें, या उसको आग लगा दें। उसके बाद आपने जो है इक्विपमेंट, उसके बाद आपने जो इरिगेशन करनी है, इरिगेशन में बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करना है। इरिगेशन में भी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो इरिगेट होकर आपकी फील्ड के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको बताना था केमिकल आपने इसके अंदर सिस्टमेटिक यूज़ करने हैं, क्योंकि जो वर्म्स होते हैं वो लीव्स के ऊपर नहीं होते, तो आपकी इसके ऊपर स्प्रे असर नहीं करती। अगर सिस्टमेटिक होगी तो वो क्या होगा, प्लांट उसको ऑब्जर्व करेगा, और जैसे ही इंसेक्ट कह लें या वर्म्स इसको फीड करेंगे, ये जो है वर्म्स वहीं पे किल हो जाएंगे। तो इसकी कुछ दवाइयों के नाम हैं जो कि मैंने देखे हैं। वो इमिडाक्लोपिरिड है जो कि सकिंग इंसेक्ट के लिए भी काम करती है और दूसरे वर्म्स को भी किल कर सकती है। बीफेंथ्रीन है, और उसके बाद एक और दवाई जो सिजेंटा की है, वो ऑलराउंडर है जो कि तकरीबन सारे इंसेक्ट को किल कर देती है, बहुत ही जहरीली है वो, तो उसको बड़े एहतियात से करना है। वो है क्यूराक्रॉन है सिजेंटा वालों की, वही बहुत अच्छी है, लेकिन यह है कि उसका असर बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत कह लें कि जहरीली दवाई है। उससे अगर कोई इंसेक्ट बच गया तो ये है कि वो इंसेक्ट को दोबारा आप किल नहीं कर पाते, वो फिर इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि उसके ऊपर कोई जहर ख़ास असर नहीं करती। तो कोशिश करने हैं कि इन केमिकल को कम इस्तेमाल करते हुए आपने IPM के थ्रू
इनफैक्ट जो मैंने आपको बॉल बताएं ये मोस्टली फील्ड से दूर रखें। जो फील्ड की वेस्टेज है, मतलब जो पिकिंग के बाद बच जाती है, उसको फील्ड से बहुत ज़्यादा दूर रखें। उसके बाद आपने ये करना है कि आस पास ऐसी क्रॉप लगानी है या इंटर क्रॉपिंग ऐसी करनी है, जैसे अभी हमने की थी, तुलसी किया था, या कह लें कि सोयाबीन तो खैर सॉइल के लिए किया था, लेकिन तुलसी जो है वो एक लेकिन इंटर क्रॉप कर लें। इसके साथ जो इंसेक्ट के अगेंस्ट काम करती है उसकी स्मेल, तो ये लगा लें। या उसके बाद जो डिब्रीज हैं उसको हटाएं। उसके अलावा जो आपने हैं कोशिश ये करें कि जो क्रॉप लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट वाली क्रॉप दोबारा लगाएं, मतलब क्रॉप रोटेशन करें। एक दफ़ा आपने कॉटन लगाई तो दूसरी दफ़ा उस फील्ड पे वो क्रॉप लगाएं जिनका आपस में अगेंस्ट वर्क हो, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन लाजमी है, ठीक है। तो ये इसकी जो है मैनेजमेंट है, कोशिश करेंगे यही आप अगर करते रहेंगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको इंसेक्ट आपकी क्रॉप पे ज़्यादा ना आए, तो आप इसको अगर टाइमली सोइंग करेंगे तो इससे ये चांसेस होते हैं कि इंसेक्ट बहुत ही लेट आते हैं और वो कम डैमेज करते हैं आपकी क्रॉप को। आपने अगर केमिकल इस्तेमाल नहीं करना तो मिनिमम 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपने इसकी पेस्ट स्कॉटिंग करनी है, जिससे आपको ये जैसे ही पेस्ट स्कॉटिंग करेंगे उससे आपको इसकी ETL लेवल वगैरह पता चलता रहेगा, जिसकी वजह से यह है कि आपको कंट्रोल करने में इतना मसला नहीं होगा। उसके अलावा आप मोस्टली कोशिश ये करें कि जितने कम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे ना, उससे बड़ा फ़ायदा ये है। बार बार मैं आपको पेस्टिसाइड कम इस्तेमाल करने का कह रहा हूँ, आप कह रहे हो है, इसका मकसद ये है कि भाई जितने केमिकल जितनी ज़हर हम कम इस्तेमाल करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा इस बात में है कि कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है। कुछ प्रीडेटर्स भी होते हैं, कुछ कह लें कि ऐसे इंसेक्ट्स, मैंने बताया था पिछली बार, कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो कह लें कि कुछ ऐसे इंसेक्ट कह लें या प्रीडेटर कह लें, कुछ ऐसे जानदार कीड़े हैं जो इन कीड़ों को खाते हैं, नुकसानदेह कीड़ों को, ठीक है। तो वो है कि केमिकल से वो भी डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्रॉप के ऊपर बार बार केमिकल करने की, स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो कोशिश करनी है कि जो जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ आपको वो करें, और पेस्ट स्कॉटिंग अगर आप टाइम टू टाइम करते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी क्रॉप के ऊपर ज़्यादा डैमेज नहीं होगा और इंशाल्लाह आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें, इंशाल्लाह कल मैं जो हूँ आपको बताऊँगा पेस्ट स्कॉटिंग कैसे करनी है और जो है उसकी एवरेज कैसे निकालनी है, फिर आपने स्प्रे करनी है या आप आपने प्रीडेटर के ऊपर छोड़ देना है कि वो प्रीडेटर ही उसको फीड कर जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।